अकेले ही जूझ रहे हैं और बहुत ही थके हुए हैं और इस वक्त वो मौत के मुंह में हैं और आप उनकी पूरी इमीडिएटली मतलब एकदम तुरंत जा करके उनकी सहायता करें। माना ने जब महाराणा प्रताप अपने परम मित्र का नाम सुना और उन्हें संकट में सुना तो उनका चेहरा जो था गुस्से से लाल हो गया और एक बहुत बड़ी गरज के साथ उन्होंने आवाज़ लगाई सभी सैनिकों को कि दोस्तों, मेरे बंधुओं, अब समय आ गया है कि हम अपनी दोस्ती का जो है मान रखेंगे और अपने परम मित्र की जाकर के वहाँ रक्षा करेंगे। हो सकता है कि हमें वहाँ पर कुछ हो भी सकता है। उसके बाद में आप लोगों ने इस 11 समाज को छिपाकर, लुकाकर और इन मुगलों से बचाकर रखना। तो मनैया जो थे, उनके छोटे भाई थे, वो भी बड़े वीर थे। उन्होंने माना से इस चीज़ को कहा कि कुछ लोग हमारे यहाँ पर रह जाएं, जिससे कि हमारे सब बच्चों का जो बूढ़े बड़े हैं इनकी रक्षा वो लोग करेंगे। और हमारा माना के साथ में एक भक्तों का, शयानों का जिन्हें कहना चाहिए, जो माता के बड़े भक्त थे, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि माना का तब में मार्गदर्शन करा करता था। माना उनकी सलाह के बगैर इस कदम भी आगे नहीं बढ़ता था। इसलिए उन्होंने ये सलाह दी कि इस पूरे शिविर को हम लोग कील के जाएंगे। कील जाते थे, जो कि कीले गाड़ दी जाती थी, मंत्र वगैरह पढ़ करके देवताओं को बैठा दिया जाता था, जिससे कि उस शिविर में कोई भी परिंदा पर न मार सके और ना कोई मुगल कोई आकर के देख सके। तो इस तरह से सारी व्यवस्था करने के बाद वो लोग घने पहाड़ों के बीच में माता का एक मंदिर था, वहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए सारे जो सैनिक थे माना के, वो और मनैया उनके साथ में थे। माता के मंदिर में चले जाते हैं, माता से आशीर्वाद मांग करके और युद्ध भूमि की तरफ आदिवासी जब वहाँ जाकर के युद्ध भूमि में पहुँचते हैं हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, तो वहाँ देखते हैं कि चारों ओर मुगल सैनिक दिखाई दे रहे हैं और महाराणा जो है अकेले बीच में जूझ रहे हैं और मुगलों के बीच में बहुत थके हुए डूबते चले जा रहे हैं। माना जो था अपने चंद सैनिकों को दाईं रण क्षेत्र के बाईं ओर से झपटा और सैनिक उसके बहुत ही बुलंद जोश के अंदर थे। माना भी मुगलों को मूली गाजर की तरह काटते हुए जो माना जो थे एकदम महाराणा प्रताप के निकट पहुँच गए और जब वहाँ पहुँचे तो महाराणा की दृष्टि जब माना पर पड़ी, महाराणा को बड़ा ही उस वक़्त एक हौसला पैदा हुआ तो मेरा मित्र माना यहाँ आ गया। लेकिन माना ने महाराणा को अत्यंत थके हुए और अब उनका घोड़ा जो चोटक था वो भी घायल हो चुका था, तो माना ने उनको सलाह दी कि मित्र, आप इस रण क्षेत्र से फौरन ही निकल जाइए और बहुत थक चुके हैं और ये लोग असंख्य मुगल हैं, इनसे मैं अकेला ही निपटूंगा, आप अपने इस वक्त प्राण बचा करके निकलिए। माना को एक ही सी सूझी, उन्होंने अपनी पगड़ी को उतारा और महाराणा के सर पर सुशोभित कर और उनके सरदारण को, महाराणा के सरदारण को लेकर के उन्होंने अपने सर के ऊपर और झट घोड़े पर सवार हो गए। जितने भी मुगल सेना थी वो माना को ही महाराणा मान बैठे और सबकी सब जो थे माना के ऊपर टूट पड़े। माना ने काफ़ी अरसे तक उनका संहार किया, मूली गाजरों की तरह मुगलों को काटते रहे। अंत में उनकी असंख्य मुगल सेना थी जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। इतने फिर माना भी घायल हो गए। घायल होने के बाद वो घोड़े पे से गिर पड़े। गिरने के बाद साक्षात रूप में महारानी ने उनको दर्शन दिया और महारानी से उन्होंने उनके चरणों में अपना आशीर्वाद मांगा कि माता, मैं मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त कर रहा हूँ और अब मुझे चैन की नींद होनी। उन्होंने आशीर्वाद दिया माता ने कि माना, सदियों तक तेरा इस इतिहास के अंदर तेरा नाम अमर रहेगा और 11 समाज में युगों युगांतर तेरा नाम अमर रहेगा। आज भी हम लोग कोई भी अपना संस्कार करते हैं, 11 समाज का, कोई भी चाहे वो मौत का हो, खुशी का हो, गमी का हो, खुशी का हो, कुछ भी हो, कोई भी हम लोग अपना सामाजिक संस्कार करते हैं, उसका संपन्न तभी माना जाता है जब अंत में हम लोग माना की मदद करना रहता है, तभी वो संपन्न माना जाता है।
तो ये एक हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ, इसमें माना मनैया दोनों मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये जो खबर उसके बाद में दिल्ली के जो बादशाह सलामत थे, अकबर बादशाह, उसको जब ये समाचार मिला, उनके सैनिकों ने जाकर के कहा कि महाराज, महाराणा को बचा दिया गया। और ये वो शख्स था वीर माना। वीर माना और मनैया दोनों भाइयों ने इस तरह से वहाँ रचना रची। उनकी अपनी पगड़ी उनके सर पर रख दी और उनका सर प्राण जो अपने सर पर रख दिया। और उनका जो स्वामी भक्त घोड़ा था, पलक झपकते ही रण क्षेत्र से महाराणा को बचा करके ले गया। और माना को ही मुगल सेना ने महाराणा समझ लिया और वो लोग वीर गति को प्राप्त किए। महाराणा तो बच गया, लेकिन माना और मनैया दोनों मारे गए। तो अकबर बादशाह ने समाचार सुन करके उसने पूछा, अरे ये वो ही तो वीर माना और मनैया नहीं है जिन्होंने हमारे दो विश्व प्रसिद्ध पहलवान कल्लू और मल्लू को हमारे सामने पछाड़ा था और हमारी नजरें नीची कर दी थी। वो सिपाही लोगों ने इस चीज़ को माना कि हाँ जी ये वही वीर माना और मनैया थे। तो अकबर बादशाह को ये समाचार सुनकर के खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी यूँ हुई कि ये दोनों मारे गए, और दुख यूँ हुआ कि अगर ये जीते रहते तो मुझे रात को भी देरी की नींद नहीं पड़ी। ये ऐसे की नींद द्वारा मुझे नहीं लेने दी। तब इनकी सूचना जब झारों के शिविर में पहुंची कि माना मनैया और जितने वीर गए थे झारों के, वो सब मातृभूमि के लिए हल्दी घाटी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर मातम छा गया, बड़ी हलचल मच गई। और झारो समाज में विधि विधान के मुताबिक जो हमारी दाह संस्कार की प्रणाली है, उसके मुताबिक 7 दिन का वहाँ पर शोक मनाया गया। और जैसी हमारी प्रणाली है, व्यवस्था है या सिस्टम है हमारा दाह संस्कार का, वो उनका किया गया। सबका माना मनैया का और जो भी वीर गति को प्राप्त हो सबका। उसके बाद में क्योंकि ये लोगों के पीछे जबरदस्त मुगलों की सेना पड़ी हुई थी और ये लोग उस वक़्त नेतृत्वहीन हो गए, और आपस में फिर कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हुई जो कि मतैक्य ना रहा और विघटन हो गया। विघटन इतना बड़ा हुआ कि सभी जितने भी बड़े बड़े हमारे जो आज देवताओं के पूछते हैं, जैसे कि हम लोग दादा धन्ना बोलते हैं, दादा मनसुख बोलते हैं, और जैसे मानव दिनेश को बोलते हैं, चौहान बोलते हैं, बंसी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे देवता हैं जिनका जो अगर नाम नहीं तो यहाँ पर कम से कम तो 125 देवी देवता हैं, जो कि आज 11 समाज में हर एक गोत्र में पूछते हैं और वो पूजा। तो ये लोग अपने अपने ग्रुपों को लेकर के, अपने अपने ग्रहों को लेकर के सब ये लोग बिछड़ गए। कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। ये लोग सब वर्गीकृत हो गए, सारे भारत वर्ष में बिखर गए और आज भी दिखते हुए चले आ रहे हैं और घूमंत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हल्दी घाटी ही एकमात्र कारण है जो कि 11 समाज का पतन का कारण जो है वो हल्दी घाटी है। और ये जो आप माना प्रताप का मान सिंह माना का लड़ाई का हल्दी घाटी का युद्ध बता रहे हैं, क्या इसके युद्ध के बारे में कोई आपके पास प्रमाणित साक्षात्कार कोई चीज़ें हैं उनके पास? कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सैन्य बल के और अनुचर ने, जिस सेनापति ने महाराणा प्रताप के जो प्राण बचाव थे, वही घरों का योद्धा माना था। और उसको हम सचित्र बता सकते हैं प्रमाणित रूप में। एक दिल्ली से एक शंकर जी की निकलती है कॉमिक, उसके अंदर उन्होंने कॉमिक के रूप में माना को साफ तरीके से दिखाया है कि माना जो है अपनी पगड़ी जो है महाराणा के सर के ऊपर सुशोभित कर रहा है और उनका सब प्राण जो है अपने सर पर धारण कर रहा है। मतलब ये वही माना हमारे 11 का योद्धा था और वही परमवीर था और वही माता महारानी का सत्य जाना क्यों है इसको? हाँ, इसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं जानते क्या रहा क्यों जुड़ते हैं? अब सुनिए, मैं आपको इसको भी विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि जाति गठन के बाद ही माना ने एक संकल्प ग्रहण कराया था
कि हम लोगों को जब तक अपने लोगों को पहचानने के लिए ही सिर्फ गिरहारा शब्द का प्रयोग करना है, अन्यथा इसको प्रमुख करना और जिससे कि विदेशियों को किसी को ये ना मालूम पड़े, मुगलों को, मुगल साम्राज्य के किसी भी सिपाही को भी ना मालूम पड़े कि माना दल अपने आप को गिरहारा। तो उस संकल्प का ही एकमात्र मुख्य कारण है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद इन लोगों का पतन हो गया, छोटे छोटे गिरोह में बैठ गए, तब भी ये लोग अपने आप को उसी आदेश का पूर्ण परिपालन कर रहे हैं जो कि माना ने जाति गठन के बाद संकल्प कराया था और जो आदेश दिया था। आज भी ये लोग अपने आप को छिपाए हुए चले आ रहे हैं, केवल अपने एक दूसरे को पहचानने के लिए ही गिरहारा शब्द का प्रयोग करते हैं और आपस में ही ग्यारह बोलते हैं और इसको परम गुप्त रखते हैं और अपनी भाषा का भी ये लोग ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, केवल अपने आदमियों को मिलने पर, अपने आदमियों को पहचानने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे एक दूसरा समझ सके तो और ये लोग अपने आप को आज तक छिपाए चले आ रहे हैं। जिन चीज़ों को मैंने अभी वर्णन किया था तो गुप्तचरी के रूप में ये लोग कवि कान में लिए बंद कर जाते थे, नखून काटने वाले बंद कर जाते थे और इसी तरह से मैंने कई बातें कही थी। इसी तरह से इन्होंने अपनी उन्हीं चीज़ों को अपना लिया और जीविका का साधन बना लिया, उन्हीं कार्यों को जाति नाम के आगे लिखते लिखाते चले आ रहे हैं। कोई किसी को कहते हैं सिंगीवाल, किसी को कहते कान में लिए वाले, किसी को नखून काटने वाले, शिकारी। मुख्य कार्य इन्होंने शिकार का धारण किया, अधिकतर ये लोग शिकार का काम करते हैं और ये लोग शिकारी लिखाते हैं। और इसी तरह से अनेकों प्रकार के रस्सी डोरी का काम इन्होंने शुरू किया। अब जो रहा है वो यही रहा है कि माना के द्वारा जो संकल्प कराया गया उसका आज भी पूर्ण परिपालन किया जा रहा है। लेकिन आज हमारा देश स्वतंत्र हुए 42 साल पूरे हो गए हैं। अब हम इस सम्मेलन के द्वारा अपने संपूर्ण 11 जाति को, जो एक बहुत बड़ा विशाल हमारी 11 जाति 1 करोड़ की संख्या में है, संपूर्ण भारत के अंदर बिखरे हुए हैं। आज हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब हमें उस संकल्प को तोड़ना है और तोड़ करके हमें आगे आना है और संपूर्ण भारतवासियों को, सरकार को हमें बताना है कि हमारा इतिहास सत्य के ऊपर आधारित है, प्रमाणित है और हम जा रहे हैं। इसके बारे में आपके सरकार से आपके क्या विचार हैं और आगे इस 11 समाज के आप 11 समाज के भविष्य के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 जाति का इतना अधिक पतन हो चुका है। यही वो करोड़ों लोग हैं जो आज गरीबी की तली से भी नीचे रह करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब हमारे जो सुशिक्षित पढ़े लिखे इस 11 जाति के उत्थान और सुधार और कल्याण के विषय में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो है थोड़ी जागृति हमारे नवयुवकों में आ गई है। ये सम्मेलन होने जा रहा है, इससे क्या आपका तात्पर्य है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताएं। हाँ, क्योंकि हमारी जाति सैकड़ों वर्षों की पिछड़ी हुई, उजड़ी हुई और बिखरी हुई है और इसके वेलफेयर के लिए अब जो ये सम्मेलन किया जा रहा है इसका एकमात्र तात्पर्य ये है, क्योंकि हमारे एक जो ये सम्मेलन का आयोजन कर रहा है जो संगठन, इसका नाम है 11 समाज नवयुवक जागृत परिषद। और इससे भी पहले जो काम कर रहा है हमारा संगठन कल्याण संघ, जो पंजीकृत संस्था है, और इससे पहले बना था हमारा श्री महारानी दल। और उसी के साथ हम लोग जो अब माता का जुलूस निकालते हैं उस संस्था का नाम है श्री महारानी दुर्गा उत्सव कमेटी। तो उन लोग जो नवयुवक, पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उनमें काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आपस में समन्वय है, आपस में संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और अब हमारा पूर्ण ये प्रयास है कि सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन दे रखा है और हम लोग पुरजोर ये पूरे बल से, पूरी ताकत से हम लोग गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं कि इसको तुरंत ही बगैर किसी दिक्कत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर के लिस्ट में लाया जाए। और जो सुविधाएं अनुसूचित जाति जनजातियों को मिल रही हैं, जब तक कि वो सुविधाएं इनको नहीं मिलेंगी तब तक के इनके समाज का
सुसंगठित नहीं होगा और ये लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे और इनकी अपलिफ्टमेंट, इनका उत्थान और सुधार नहीं हो सकेगा जब तक कि इसमें नहीं आएंगे। इसके लिए सारे नवयुवक, जिनका मैंने अभी जितने संगठनों का नाम आपको बताया, इनके सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के भारत सरकार से कार्य कर रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि अति शीघ्र, क्योंकि इस सम्मेलन में भी हम लोगों ने यहाँ दिल्ली के भी नेताओं को और केंद्र के बड़े नेताओं को बुलाया है, जैसे कि उपराज्यपाल जी आ रहे हैं सम्मेलन में, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रमेश भंडारी साहब आ रही हैं और हमारे दिल्ली के, जिसको कि हम कहना चाहते हैं जो जिलों के हमारे साम्राज्य या राजा के लोग, हमारे सर के चरण के लोग, HK भगत साहब जो कि यहाँ मंत्री हैं संसद के, वो भी आ रहे हैं और यहाँ के हमारे जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं, कल्याण मंत्री हैं, श्रीमती डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी को भी हमने इन्वाइट किया है, वो भी आएंगी। तो हम इन सबके सामने और जो ये चीज़ को रखेंगे, ये प्रस्ताव को रखेंगे, ये निवेदन को रखेंगे कि 11 जाति को बगैर किसी दिक्कत के तुरंत ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल किया जाए, जिससे कि इनका सुधार हो सके।